हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास टेंथ के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो सेशन 25 से 26 के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग ने पहले 8 से 10 क्लास में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़े थे। उसके बाद हम लोग सिलेबस पर आ गए। सिलेबस में हम लोग को केमिस्ट्री के सिलेबस जो हम लोग को पढ़ना है बिहार बोर्ड में, उसमें पहला चैप्टर है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम लोग ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, सब के बारे में हम लोग ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पहले पहले लेक्चर को देखिए। उससे भी पहले अगर आपको केमिस्ट्री में दादा बनना है, केमिस्ट्री को एकदम धुआं धुआं करना है, तो आप पहले जाकर बेसिक केमिस्ट्री पढ़िए। बेसिक केमिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद चैप्टर आके पढ़िए, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। कुछ केमिस्ट्री का मज़ा ही आनंद कुछ और मिलेगा। तो यह बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अगर आपको अगर पीडीएफ चाहिए सभी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड। आप लोग उससे जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आप लोग को डाल दिया जाता है। पीडीएफ डाल दिया जाता है, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग केमिस्ट्री के कड़ी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। जो हम लोग कल पढ़े थे उसी को आगे फिर बढ़ा रहे हैं। देखिए, कल हम लोग विस्थापन अभिक्रिया देखे थे, उसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया देखे थे। आज थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, निर्माण होता है होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम लोग कौन अभिक्रिया कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे हम लोग देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एरो बेरियम सल्फेट। यही देखिए, यही अवक्षेप का निर्माण हुआ। यही हमारा क्या बना? अवक्षेप। यही हमारा अवक्षेप। और उधर बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यह संतुलित कर दिए हैं। यही जो बना BaSO4, यह हमारा क्या बना? सोडियम क्लोराइड। और इसी को हम कल देखे थे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहे थे। कब? जब दो यौगिक अपने, देखिए दो यौगिक हैं, ठीक, अपने आयनों को अदला बदली करके दो नया यौगिक का निर्माण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए, यहाँ था सोडियम सल्फेट, यहाँ हो गया बेरियम सल्फेट, यहाँ था बेरियम क्लोराइड, यहाँ हो गया सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, दो नया यौगिक का निर्माण हुआ कि नहीं? दो नया यौगिक का निर्माण हुआ। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, याद रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो उसी का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख लिए। बेरियम सल्फेट क्या बनाता है? हमारा अवक्षेप बना, तो इसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, एक हम लोग और अभिक्रिया जानते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए देखिए दोस्तों, अम्ल अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, जल बनाता है। तो हम लोग को बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव हो गया गो कि अम्ल जो है वह क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण और तथा जल बनाता है। ठीक, इस अभिक्रिया में इस इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में अम्ल क्षारक को अम्ल क्षारक को तथा क्षारक अम्ल को तथा क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्त, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण और जल बनाता है। और इस अभिक्रिया में अम्ल जो है वह क्षारक को और क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो लवण और जल। इस अभिक्रिया में अम्ल क्षारक को तथा क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले समझ लेते, देखिए क्या कहा था, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा, क्या चीज़ से, क्षारक से, तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, लवण और कथी, जल बनाएगा। ठीक, और इस अभिक्रिया में क्षारक अम्ल को और अम्ल क्षारक को क्या कर देता है, तो उदासीन कर देता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए इसको हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए HCl, यह हमारा क्या है, अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है, क्षारक है। अम्ल HCl है और क्षारक क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में अम्ल क्षार लवण के बारे में हम लोग अगला दूसरा लेसन में हम लोग अम्ल क्षार लवण क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और देखिए लवण, तो लवण में देखिए जब दोनों अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इधर बनाएगा नमक, क्या बनाएगा, नमक। तो यह देखिए यह जो नमक जो बना हमारा वह क्या है, लवण है, क्या है, लवण। और उसके बाद में जल यानी कहती H2O। अब देखिए तो यह हमारा अम्ल हो गया HCl और क्षारक NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों अभिक्रिया करके बनेगा नमक और उधर जल बनेगा। अब देखिए देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। तो देखिए H इधर एगो एक दूगो H है, इधर भी देखिए H दूगो है, ठीक है। Cl इधर एगो, इधर भी Cl एगो, Na एगो, O एगो। देखिए हमारा परमाणु संख्या बराबर है, यानी द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर हो गया, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर लिया, यानी संतुलित है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, देखिए नामे से मालूम चला नाइट्रिक अम्ल है। और देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी हमारा क्षारक है। जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा KNO3 प्लस H2O, जल बनाएगा। ठीक, तो देखिए यह हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल हो गया। देखिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगला हम लोग एक अभिक्रिया जानते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग जानते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस अभिक्रिया में उत्पाद, हम लोग कल के वीडियो में उत्पाद समझे थे, अभिकारक, उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो हम लोग जान गए कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा, तो हम लोग उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, काली चूना को जल में डालने पर बूझा हुआ चूना एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब काली चूना को जल में डालते हैं तो क्या बनता है, बूझा हुआ चूना, और क्या निकलता है, तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखिए हम लोग जब घर का पुताई करते तो नहीं देखते, उसमें जो हम लोग पानी रख देते हैं नाद में पानी, और उसमें क्या डालते हैं, तो जो खली डालते हैं वह काली चूना होता है, और जैसे हम लोग उसको पानी में डालते हैं तो वह क्या बनता है, बूझा हुआ, याद रखना, बूझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है, बूझा हुआ चूना बन जाता है, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, दीवार को पुताई करते, याद रखना, बूझा हुआ चूना से, ठीक ना। और उसके बाद ऊष्मा निकलता है। तो देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, समीकरण बना देते हैं। तो देखिए काली चूना का सूत्र रहता है CaO, याद रखना, काली चूना का सूत्र CaO, और क्या किए, इसको जल में डाले थे, H2O जल में डाल दिए। ठीक, तो क्या बना हमारा, तो हमारा बना बूझा हुआ चूना, CaOH के होल ट्वाइस। देखिए इसी का उपयोग हम लोग दीवार के पोतने में करते हैं, CaOH के होल ट्वाइस। ठीक, अब प्लस में हमारा क्या निकला, ऊष्मा। देखिए यही ना ऊष्मा, या इसी को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, ऊर्जा ना, देखते हैं थोड़ा सा गरम टाइप का निकलने लगता है, उसमें से गरम देखते हैं ना, थोड़ा सा भाप टाइप का निकलने लगता है, तो वही ऊष्मा या ऊर्जा हुआ। देखिए यह हो गया हमारा काली चूना हो गया। ठीक, जो हम लोग खरीद कर लाते हैं, बोरा में रहता है, उसको जैसे नाद में हम लोग पानी रख के डालते हैं, ठीक, तो देखते हैं हम लोग वह क्या बन जाता है, तो बूझा हुआ चूना। और बूझा हुआ चूना का उपयोग हम लोग दीवार में सफ़ेदी करने में करते हैं। बूझा हुआ, याद रखना है, चूना का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो दीवार में क्या करते हैं, सफ़ेदी करने में करते हैं। याद रखना, दीवार में हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेदी करने में। हम लोग पोतते हैं कि ना दीवार को, छठ में, छठ दीपावली का जो आता है पर्व, उसमें, तो उसी में हम लोग दीवार में सफ़ेदी का उपयोग करते हैं, बूझा हुआ चूना का। और उसके बाद क्या निकला, देखिए यही ऊष्मा या ऊर्जा निकला। ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दूसरा, देखिए जैसे मीथेन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊष्मा बनता है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होगा उत्पाद के साथ। देखिए अभी पीछे वाला में हम लोग देखे थे, रुक जाइए एक मिनट। देखिए यह जो हमारा क्या हुआ, यह हमारा उत्पाद हो गया। यह जो बना हमारा, देखिए यह अभिकारक हो गया, यह हमारा उत्पाद हो गया। तो उत्पाद के साथ क्या निकला, ऊष्मा निकला। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए अब इसमें देख लेते हैं।
इसमें कह रहा है मीथेन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जले में उष्मा बनता था। देखिए मीथेन का फॉर्मूला था CH4। यह हम लोग सीखेंगे चौथा लेसन में कार्बन एवं उसके यौगिक में। यह मीथेन का सूत्र हो गया। प्लस क्या क्या वायु यानी ऑक्सीजन, हवा में क्या होता है ऑक्सीजन को इसको जलाया तो क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल बना, ठीक। और उसके बाद में क्या बना तो उष्मा निकला यानी उष्मा का निर्माण हुआ। तो उष्मा देखिए तो मीथेन को वायु में जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा निकला। तो यह भी हमारा आ जाएगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण। अब देखिए एक अभिक्रिया, अब होता है उष्मा क्षेपी तो एक होता है उष्मा शोषी। हम लोग समझते हैं उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होता उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी। देखिए उष्मा शोषी, देखिए उसमें उष्मा का निर्माण होता था तो इसमें उष्मा का क्या होगा अवशोषण होगा। उसमें निर्माण यानी उसमें निकलता था, इसमें अवशोषण होगा, ठीक। यानी उसमें निकलता था, इसमें नहीं निकलेगा, ठीक ना। इसमें अवशोषण होगा, याद रखना। इसमें क्या होगा उष्मा का अवशोषण यानी ह्रास होगा, ठीक। निकलेगा, उसमें निकलता था, उसमें निर्माण होता था, इसमें उष्मा का अवशोषण होगा, ठीक। तो देखिए तो जिस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो उष्मा का अगर अवशोषण होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए N2 + O2 एरो 2NO माइनस उष्मा। देखिए क्या हुआ उष्मा का अवशोषण हुआ यानी हानि हुआ, ठीक ना। उष्मा का क्या होगा उष्मा या ऊर्जा का क्या होगा अवशोषण, और उसमें निर्माण होता था, इसमें क्या होगा ह्रास होगा। क्या होगा ह्रास होगा उष्मा का, ठीक ना। और उसमें निर्माण होता था, इसमें ह्रास होगा तो निर्माण होगा तो प्लस, ह्रास यानी कमी होगा, अवशोषण होगा तो माइनस लगाना, याद रखना है। निर्माण होगा, ठीक, तो याद रखना है प्लस का चिन्ह, और उष्मा का अवशोषण होगा यानी ह्रास हो रहा है कमी हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यह हमारा हो गया उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखिए दोस्त थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन है मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले इसे साफ क्यों किया जाता है, इसे साफ क्यों किया जाता है, एक क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए कहता है मैग्नीशियम के फीता को, ठीक ना, वायु में जलाने से पहले इसे साफ क्यों किया जाता है, ठीक। तो देखिए समझ लेते हैं हम लोग। देखिए मैग्नीशियम के एक मिनट यहाँ पर छूट गया है, मैग्नीशियम के यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, यहाँ पर छूट गया है मैग्नीशियम के फीता, मैग्नीशियम के फीता याद रखना है। तो मैग्नीशियम के फीता यानी रिबन को वायु में जलाने से पहले से साफ क्यों किया जाता है। देखिए मैग्नीशियम के फीता
जिसको हम लोग रिबन भी बोल सकते हैं, फीता वायु के उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति, एक मिनट रुक जाइए, उपस्थिति के कारण, वायु की उपस्थिति के कारण अपनी सतह पर, अपनी सतह पर, अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है, जमा लेता है, जमा लेता है। उस परत को, उस परत को, उस परत को सलेश, सलेश पेपर से रगड़ कर, से रगड़ कर, से रगड़ कर साफ कर दिया, साफ कर दिया जाता, जाता है, ताकि, ताकि मैग्नीशियम, ताकि मैग्नीशियम, ताकि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन या किसी, किसी दूसरे तत्व के साथ, किसी दूसरे तत्व के साथ, के साथ आसानी से, आसानी से, आसानी से अभिक्रिया, अभिक्रिया कर सके, कर सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था मैग्नीशियम के फीता यानी रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता था। देखिए मैग्नीशियम के फीता वायु के उपस्थिति में अपनी सतह पर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए हम लोग ना देखे थे Mg+O2 एरो 2MgO, देखिए ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत हुआ। तो कहने का मतलब है मैग्नीशियम का जो फीता है वायु के उपस्थिति के कारण अपनी सतह पर क्या जमा रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत। उस परत को सरेस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन या किसी दूसरे तत्व के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सके। तो इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाने से पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग मैग्नीशियम के फीता वायु के उपस्थिति के कारण अपनी सतह पर क्या जमा लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है, और उस परत को हम लोग सरेस पेपर से रगड़ कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन से या किसी दूसरे तत्व के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सके। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिथियम, लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक। लिथियम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल, केरोसिन तेल में डुबाकर, डुबाकर क्यों रखा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है लिथियम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इसी सवाल को एक एक कभी पूछ देगा लिथियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो वही आंसर लिखेंगे। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो जो यही आंसर लिखेंगे जो अभी हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग समझेंगे। तो एक एक करके भी आ सकता है और साथ में तीनों एक साथ भी दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम
सोडियम पोटेशियम सभी धातुओं से सभी धातुओं से सभी धातुओं से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अधिक अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसे खुली अवस्था में रखने पर इसमें आग पकड़ लेती है। तो इसे खुली अवस्था में रखने पर इसमें आग पकड़ लेती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। केरोसिन तेल में यह न घुलती है और न कोई क्रिया करती है। देखिए दोस्तों, लिथियम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में हम लोग डुबा कर क्यों रखते हैं। तो देखिए, हम लोग जब तीसरा लेसन पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में, लेसन 3, तो वहाँ पर समझेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी चैप्टर है। लेसन 3 में हम लोग जानेंगे, लेसन 3 में धातुओं की सक्रियता श्रेणी वहाँ पढ़ना होता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक ना, वहाँ पर पढ़ना होता है। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है वह सबसे ऊपर होगा। वो जो हम लोग बनाएंगे, एक समझिए कि एक डायग्राम, उसमें ना देखेंगे हम लोग लिथियम सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर होगा। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटेगी। तो सबसे ऊपर लिथियम सोडियम पोटेशियम है, इसलिए यह सभी धातुओं से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। याद रखना है, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है वह जितने भी धातु है वह सभी धातुओं से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यानी किसी चीज के साथ यह तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। इसे खुली अवस्था में रखेंगे तो इसमें क्या पकड़ लेगा, तो आग पकड़ लेगा। अगर इसको हम लोग खुली अवस्था में अगर इसे छोड़ देते हैं तो इसमें क्या पकड़ लेगी, आग। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। कौन तेल में, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। केरोसिन तेल में यह न घुलती है और न कोई क्रिया करती है। तो याद रखना है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सभी धातुओं से अभिक्रियाशील धातु है। ठीक, इसे खुली अवस्था में अगर रखेंगे तो इसमें आग पकड़ लेगी अपने आप। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। और केरोसिन तेल में यह न घुलता है और न ही कोई क्रिया करती है, न घुलती है न कोई क्रिया करती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बूझा हुआ चूना के विलयन का उपयोग बूझा हुआ चूना के विलयन के, एक मिनट जाइए, विलयन के दीवारों
दीवारों में सफ़ेदी दीवारों में सफ़ेदी करने के बाद दीवार में, एक मिनट रुकिए, दीवार में चमक क्यों आ जाती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना। देखिए हम लोग बुझा हुआ चूना देखे थे, क्या चीज़? तो CaOH के हॉल्टस, अभी हम लोग देखे थे ना, बुझा हुआ चूना यही है CaOH के हॉल्टवास। तो जब हम लोग कली चूना को, यानी जो हम लोग चूना खरीद कर लाते हैं और उसको जब हम लोग एक नाद में पानी रख के जब उसको क्या करते हैं, घोलते हैं, तो यही बनता है क्या चीज़? बुझा हुआ चूना। और इसी का उपयोग हम लोग दीवार में क्या करते हैं, पुताई करते हैं। इसी का उपयोग करते हैं, बुझा हुआ चूना का ही उपयोग करते हैं दीवार के पुताई करने में, ठीक ना। और देखते हैं हम लोग कि यह जब पुताई हो जाता है दीवार का, तो 2-4 दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि दीवार में क्या आता है, चमक आ जाता है अपने आप। तो 2-4 दिन के बाद देखिए हम लोग पोतते हैं CaOH के हॉल्टवास पे, यानी बुझा हुआ चूना को, लेकिन जैसे ही हम लोग 2-4 दिन हो जाता है पोतने के बाद, तो उसमें क्या आ जाती है, चमक। तो 2-4 दिन के बाद चमक क्यों आता है, इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए बुझा हुआ चूना, एक मिनट जाइए, बुझा हुआ चूना के बिलियन का उपयोग दीवार को सफ़ेदी करने में किया जाता है। देखिए बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित CO2, यानी कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है और सभी बहुत सारा गैस है, लेकिन वायुमंडल में CO2 गैस है, ठीक ना। तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करके CaCO3, इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर या संगमरमर। याद रखना, CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर, चौक, खल्ली, खड़िया या फिर इसी को कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर बोलते हैं। याद रखना है, CaCO3 को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो चौक बोलते हैं, खल्ली बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। रासायनिक नाम इसका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है CaCO3 बनने के कारण उसमें चमक आ जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही CaCO3 बनता है जिसके कारण दीवार में क्या आ जाती है, 2-4 दिन के बाद चमक आती है। तो चमक आ जाती है क्योंकि संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है,
CO3 होता है। अब इसी को हम लोग चाहेंगे तो एक लाइन में याद कर सकते हैं। देखिए वह लाइन हमारा क्या होगा, देखिए वह लाइन हमारा क्या होगा, तो देखिए एक लाइन में हम लोग इसको याद कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए CaOH के होल ट्वाइस बूझा हुआ चूना, ठीक। CaOH के होल ट्वाइस इसी को बोलते हैं बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। यह हम लोग बाजार से लाते हैं, ठीक। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जैसे जल में डालते हैं, ठीक ना, जल में डालते हैं इसको। एक मिनट, गलती हो गया, ये देखिए हम लोग काली चूना लाते हैं बाजार से खरीद के, काली चूना लाते हैं, CaOH के CaO लाते हैं काली चूना, और उसको जब पानी में डालते हैं तो वह बनता है बूझा हुआ चूना, यानी CaOH के होल ट्वाइस। और CaOH के होल ट्वाइस जब बनता है तो इसी CaOH को होल ट्वाइस जब बन जाता है तो इसी का उपयोग हम लोग दीवार में पोतते हैं, इसी का उपयोग हम लोग दीवार में पुताई करने में करते हैं। देखिए यह CaOH के होल ट्वाइस क्या करता है, देखिए हमारे वायुमंडल में CO2 उपस्थित है, तो यह बुझा हुआ चूना वायुमंडल में से CO2 से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। CO2 से क्या करता है, अभिक्रिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से, और अभिक्रिया करके धीरे 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 यानी 2-4 दिन में CaCO3 बना लेता है। क्या बनाता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद क्या बनाता है, जल। क्या बनता है, जल बनता है। यही है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर या चूना पत्थर, ठीक ना, या फिर संगमरमर या चूना पत्थर या खल्ली या खड़िया, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही है हमारा समीकरण। इसी के कारण जो है यह दीवार में क्या आ जाती है, 2-4 दिन के बाद चमक आ जाती है। तो हम लोग क्या जाने कि बुझा हुआ चूने के विलयन का उपयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, तो दीवार को सफ़ेदी करने में करते हैं। देखिए बुझा हुआ चूना क्या करता है मालूम है, वायुमंडल में क्या होता है, CO2, हमको मालूम है वायुमंडल में क्या होता है, CO2 गैस है। उसी से न धीरे धीरे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, CaCO3। और CaCO3 बनने के कारण ही, याद रखना है, CaCO3 बनने के कारण ही दीवार में 2-4 दिन के अंदर में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। और CaCO3 किसका सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है, चूना पत्थर का सूत्र होता है। इसी को हम लोग रासायनिक नाम क्या कहते हैं, रासायनिक हम लोग नाम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, खल्ली, खड़िया, इस सब के नाम से हम लोग CaCO3 को जानते हैं। और क्या बनता है, जल। तो याद रखना है, बुझा हुआ चूना के विलयन का उपयोग हम लोग दीवार को सफ़ेदी करने में करते हैं। बुझा हुआ चूना वायुमंडल में होता है CO2, इसी से धीरे धीरे अभिक्रिया करके और CaCO3 बना लेता है, और CaCO3 बनने के कारण ही दीवार में क्या आता है, चमक, ठीक। तो याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से मान लीजिए आ जाएगा कि हम लोग किसके विलयन का उपयोग दीवार को सफ़ेदी करने में करते थे। याद रखना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, CaOH के होल ट्वाइस। और अगर पूछेगा कि क्या चीज़ बनने के कारण, कौन पदार्थ बनने के कारण दीवार में चमक आ जाती है, तो हम लोग बोलेंगे CaCO3। CaCO3 बनने के कारण दीवार में क्या आ जाती है, तो चमक आ जाती है। अब थोड़ा सा 2-4 गो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। देखिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव, बुझा हुआ चूना यानी CaOH के होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस, ठीक, के विलयन का उपयोग, विलयन का उपयोग दीवार के सफ़ेदी करने में किया जाता है। देखिए करने में किया जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किस विलयन का, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो दीवार को सफ़ेदी करने में करते हैं, तब बोलेंगे कथी, बुझा हुआ चूना, CaOH के होल ट्वाइस। अब देखिए दोस्त अगला, CaCO3, इसी को बोलते हैं संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, ठीक ना, चूना पत्थर, खड़िया, चौक, खल्ली, इसी को बोलते हैं। तो CaCO3 बनने के कारण जो है, देखिए अभी हम लोग बताए थे चमक किसके कारण था, CaCO3 बनने के कारण चमक आता है। बनने के कारण 2-4 दिन, कितना दिन, तो 2-4 दिन बाद दीवार में
चमक आ जाती है, चमक आ जाती है। ठीक, आगे देखिए अगला स्टार देख लेते हैं। देखिए संगमरमर, 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 चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक, कॉमा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमा खल्ली, खल्ली, चौक, खड़िया। सब का अगर सूत्र पूछेगा तो सब का बताना है CaCO3, बस एक एक दिमाग में डालेगा, सब का सूत्र CaCO3। अब देखिए अभी हम लोग देखा था कली चूना CaO, कली चूना, कली चूना, इसी को हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, याद रखना है। बिना, देखिए बुझा हुआ चूना कहेगा तो CaOH के हॉल्टवाश, बुझा हुआ चूना CaOH के हॉल्टवाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है। तो देखिए कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा, ये बुझा हुआ चूना है, यह अब जो लिख रहे हैं वह बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना। ठीक, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ये सब कहेगा तो सब का सूत्र होता है, याद रखना CaO, क्या होता है CaO। तो कली चूना कहे तो, चाहे बिना बुझा हुआ चूना कहे तो, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड का, सब का सूत्र क्या होता है CaO। अब देखिए एक लाइन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब देखिए अब कह देगा बुझा हुआ चूना, जो कि अभी हम लोग जिसका उपयोग दीवार को सफ़ेदी करने में करते हैं, तो बुझा हुआ चूना, या इसी को क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, देखिए CaOH के हॉल्टवाश। फ्रेंड्स यह कैसे बनता है किसी भी यौगिक का सूत्र, वह जाके आप बेसिक क्लास जाके आप देख सकते हैं। और पूरे केमिस्ट्री कैसे बेसिक सूत्र, कैसे क्या संयोजकता, क्या कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या, किसी कहते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में सब कुछ वहीं पर जानकारी है। कक्षा उपकक्षा सब कुछ हम लोग संयोजकता लिखना वहीं पर सीखे हैं। आशा करते हैं कि आपका क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का क्लास कैसा लगता है। यहीं पर क्लास को कमेंट करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, आसपास जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उसको भी हेल्प मिलेगा। और ताकि, और लाइक बटन जरूर ठोकिए, लाइक बटन आप लोग नहीं दाबते हैं। लाइक अगर अगर अंगूठा दे दीजिएगा अगर आप लोग, तो कई गुना हमें एनर्जी आ जाएगी। तो आप लोग लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और उसके बाद में आप अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाता है, आप वहां से जाकर और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां से PDF डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं, पूरे अच्छा तरीका से नोट्स, बेहतरीन नोट्स आप तैयार करिएगा। और आप ही में से कोई ना कोई एक योद्धा बनेगा आने वाला 2026 के एग्ज़ाम के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, याद रखना है। आप ही में से कोई ना कोई योद्धा बनेगा। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले फिर वीडियो में। धन्यवाद।